5 के फंडे के विनिंग सीरीज 32 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, with which scheme the union government recently made mandatory app-based national mobile monitoring system? है ना, कौन से ऐसी स्कीम है जिसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐप बेस्ड है ये सिस्टम। ए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम। दूसरा है बी, सर्व शिक्षा अभियान। सी, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्क। और डी है आयुष्मान सहकार स्कीम। सो भाई आंसर क्लिक किया, बताने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज ए, MGNREGS। ये स्कीम में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये ऐप बेस्ड सिस्टम कंपलसरी कर दी गई है। न्यूज में क्यों है दोस्तों? ऐप बेस्ड अटेंडेंस हिट्स रूरल वर्कर्स। देखो, कोशिश ये की गई, यानी 16 मई 2022, इसके पहले ये वॉलंटरी बेसिस पर चल रहा था, अभी ये कंपलसरी कर दिया गया। कौन से वर्क पर? मनरेगा के जो है ऐसे वर्क जहां पे 20 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है, ऐसे काम के लिए कंपलसरी कर दिया गया। एम बहुत अच्छा है, बेहतरीन एम है सरकार का। ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन ओवरसाइट रहे, यानी भाई ऐप बेस रहेगा तो ऑब्वियसली सब जो है पर्सनल डाटा के साथ वो वर्कर को वहां पे रहना है। क्या होता है दोस्तों, प्रॉब्लम ऐसा है कि ये वर्क चल रहा है, अब ये वर्क चल रहा है और यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लोग बहुत बार काम नहीं करते, भग जाते हैं भाई, या रहते ही नहीं, या रहते हैं मतलब काम से एग्जाम्पल पकड़ लो, कंप्लीट वर्क है यानी टास्क बेस्ड है। यानी MGNREGS एक्ट में क्या है कि टाइम बाउंड और टास्क बेस्ड ऐसे दो प्रकार के वर्क रहते हैं। यानी टास्क बेस्ड वर्क है और उसके लिए सपोज टू बी एक दिन का 8 घंटा 8 आवर्स लग रहा है या 6 आवर्स लग रहा है, तो बहुत बार वर्कर और ठेकेदार जो है वो भग जाता है भाई, 2 घंटे काम करते और दोपहर के बाद दिखते नहीं। अब कंपलसरी ये होने की वजह से क्या हो जाएगा, उनको जो वर्कर है उनको थंब लगाना, ये करना, सब करना पड़ेगा अपने मोबाइल से। जो है ये इस ढंग से ये ऐप है, ये ऐप में लिंक होना पड़ेगा और जियो टैग रहता है। जियो टैग जो सिस्टम है उसके आधार पर उसका अपना वहां पे प्रेजेंटी जो है वो लगानी पड़ेगी। अब प्रेजेंटी लगाना है तो उसको वो बंदे को वहां रहना है, जियो टैग ये करना है, तो साथ में अपना मोबाइल जो है वो यूज करना है। तो ये जो ठेकेदार थे जो उल्लू बनाते थे वर्कर के नाम पर, कोई भी अंगूठा लगा देता था, ये भी खत्म हो गया। साथ में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, टास्क बेस्ड वर्क है, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द इशू? इशू ऐसा है कि भाई रूरल एरिया में नेटवर्क बराबर नहीं रहता। अब नेटवर्क नहीं रहता है तो जो वर्कर है वो वर्कर अपना ऑनलाइन जो अटेंडेंस नहीं दे पाता। अब ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं तो उसका जो डेली वेज है ना, वो डेली वेज उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये इसके अटेंडेंस से अटैच है। तो उनको प्रॉब्लम आ गया। सर्वर ओवरलोडिंग है, सर्वर बराबर नहीं, उसको अपग्रेड करने की सख्त जरूरत है। इंटरनेट फैसिलिटी जो है पेनेट्रेट होने की सख्त जरूरत है। अब प्रॉब्लम यह है रूरल एरिया में डिजिटल डिवाइड, रूरल अर्बन तो है भाई, बट विद इन अ रूरल एरिया देयर इज अ डिजिटल डिवाइड अमंग्स द जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर डिवाइड है एट द डिजिटल लेवल। तो जो स्मार्टफोन्स है वो इन जनरल मेल मेंबर के पास रहता है, वुमन के पास नहीं रहता। बार बार वुमन के ये सब एप्लीकेशंस करने के लिए उनके पास स्मार्टफोन देने के लिए वहां के आदमी लोग तैयार नहीं है, तो ऑब्वियसली वुमन का ड्रॉप आउट रेट इससे बढ़ गया है। तो इसी के लिए ये इश्यू पर गवर्नमेंट ने अच्छे से वर्क करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन,
Consider the following facts with regard to the data of medical certification of cause of death MCCD report. MCCD रिपोर्ट है दोस्तों, उसके बारे में फैक्ट्स दिए, देख लेते क्या क्या है। 1. स्कीम ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ है ना, वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। यानी 1969 का बर्थ एंड डेथ एक्ट जो है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, उसके तहत ये प्रोविजन है कि मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ जो है इसका डाटा जनरेट करना। सेकंड, डाटा कवर्ड बोथ हॉस्पिटल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल डेथ, यानी इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल डेथ दोनों ये डाटा कवर करता है। एंड थर्ड, कंपाइल्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन कर रहा है, RGI जो है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, कौन से फैक्ट करेक्ट है, क्लिक करो। कर लिया आपने? ओके, मैं कर रहा हूं। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। मैच करो आंसर, ऑल 3 आर करेक्ट, है ना। थोड़ा सा डाटा वाइज है दोस्तों, डाटा वाइज ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है MCCD की रिपोर्ट, है ना। तो तीनों थोड़े फैक्ट्स ध्यान में रखो। न्यूज में क्यों है दोस्तों कि मोर डेथ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी causes as per the MCCD report 2020, 2020 का रिपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, कोविड लॉकडाउन, कोविड पैंडेमिक के वक्त जो इश्यूज हुए उससे रिलेटेड है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर ऑफ कोविड लॉकडाउन सॉ हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ डेथ, कौन से इससे, फ्रॉम रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक न्यूमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकिटिस, है ना, पूरे डिकेड में सबसे ज्यादा हो गया। तो इसलिए नई कैटेगरी ये MCCD रिपोर्ट में बनाई गई। नई कैटेगरी क्या है, डेथ रिपोर्टेड अंडर कोड्स फॉर स्पेशल पर्पजेस कोविड-19 डेथ, है ना, उसके तहत 1.60 लाख डेथ नोटेड कर दी गई। नया ग्रुप जो है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा और थर्ड लीडिंग कॉज रहा है। फर्स्ट कौन सा है, लेकिन फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का है, एंड सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और थर्ड है डेथ रिपोर्टेड ऑन द कोड फॉर स्पेशल पर्पजेस कोविड-19 डेथ। हु ने अपने रिपोर्ट में इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा चल रहा है इशू, हु ने एक्सेस मोर्टेलिटी रेट, इसके बारे में इंडिया में बताया कि पैंडेमिक के वजह से 47.4 लाख डेथ हो गई, जो इंडिया रिजेक्ट किया इंडिया ने, और इंडिया ने कहा कि ऑफिशियली इंडिया ने डिक्लेयर किया अपना डाटा 5.2 लाख केसेस। तो अब एक्सेस मॉर्टेलिटी इन द सेंस क्या है कि भाई जो नॉर्मल डेथ होती है ना, नॉर्मली इन जनरल हर साल डेथ हम देखते हैं तो उससे डेथ रेट भी निकलता है, और एक बर्थ होता है इसलिए बर्थ रेट भी निकलता है, ये नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब वॉर पैंडेमिक होता है तब एक एक्सक्लूसिव एलिमेंट की वजह से, चाहे पैंडेमिक हो, वॉर हो, कोई भी ऐसी कैलामिटी आई जिसकी वजह से डेथ या मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है, दैट मॉर्टेलिटी रेट इज कॉल्ड एज एक्सेस मॉर्टेलिटी रेट। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में कॉज लीन डायबिटीज, लीन डायबिटीज, है ना, लीन यानी स्लिम एकदम से, है ना, डायबिटीज बोले तो मोटापा, लेकिन यहाँ पे मोटापे से नहीं है ना, सूखे पतले जो रहते हैं एकदम से काड़ी छाप, वो भी, उनको भी डायबिटीज हो जाता है, सामने देखा है, दैट इज कॉल्ड एज अ लीन डायबिटीज। क्यों होता है ना, देखो क्या क्या कंडीशंस दी है। माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक ऑप्शन दिया है, दूसरा है डिफेक्टिव जीन्स, तीसरा है लो बॉडी मास इंडेक्स इनटू एडल्टहुड, एडल्टहुड में जो है लो बॉडी मास इंडेक्स रहता है, और 4 है पुअर फाइबर इन डाइट ड्यूरिंग टीनेज के वक्त पुअर फाइबर रहता है। तो 4 में से कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, चॉइसेस दी है, क्लिक करें आप। ओके, सोच लिया, वेरी गुड, चलो क्लिक करो, मैं कर रहा हूं।
मैच करो आंसर। आंसर इज बी, 1 and 3, 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। ठीक है, डिफेक्टिव जीन्स का कोई लेना देना नहीं, पुअर फाइबर डाइट ड्यूरिंग टीनेज नहीं, माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चा पेट में रहता है तब माल नरिशमेंट का इशू होता है और उस वक्त ये होता है। दूसरा ये है कि एडल्टहुड में जो है लो बॉडी मास इंडेक्स जो है, BMI कम रहता है ना। तो ये दो चीजें जो है दिस आर द कंडीशंस विच कॉज द लीन डायबिटीज। इसलिए भाई 0 फिगर वगैरह नहीं करने का, मस्त खाने का, लेकिन इतना भी नहीं ढोसने का कि भाई उससे दूसरा डायबिटीज हो जाए। ठीक है, न्यूज में क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीन डायबिटीज जो है अभी तक इसके ऊपर कोई रिसर्च बराबर नहीं हुआ। देखो हु क्या कहता है, देखो इसे ध्यान में रखो, नीचे में देखो हु जो है ना, हु ने पहले ये फाइंड आउट किया कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वहां पे इन जनरल माल नरिशमेंट रहता है। और खास बात है कि यहाँ पे थोड़ा कल्चर भी उस टाइप का है, मेल डोमिनेटेड कल्चर रहता है और थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन पुअर रहती है। तो इकोनॉमी और अपना कल्चरल एलिमेंट, इसके कॉन्टेक्स्ट से हम क्या देखते हैं कि वुमेन्स इन जनरल आर इन एनीमिक कंडीशन रहती है और माल नरिशमेंट कंडीशन में रहती है और उसी वक्त ऐसे प्रेगनेंसी में रहती है, तो उससे इश्यूज बढ़ जाते हैं। ये पहला। दूसरा, खाने को बराबर मिलता नहीं है ना, भूखे नंगे पैसे सब रहते हैं, तो इसी वजह से भी बॉडी मास इंडेक्स कम रहता है। तो हु ने ये एक निकाला था, लेकिन 1999 में एविडेंस प्रॉपर न होने की वजह से इसको विड्रॉल कर दिया ये कैटेगरी को। ठीक है, अभी फिलहाल में क्या है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर जो है ये इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है इन एसोसिएशन विद द ग्लोबल डायबिटिक इंस्टीट्यूट, अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ द मेडिसिन, अमेरिका, USA। अब इसमें ये जो है ये इशू ऐसा है कि लो BMI रहने की वजह से एक यूनिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल क्रिएट होती है, जिसके वजह से बाकी ग्रुप से ये डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब इसमें खास इशू क्या है, खास इशू यह है कि इंसुलिन सिक्रेशन कैपेसिटी वर्सेस इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इशू है। यहाँ पे कैपेसिटी खत्म हो जाती है एंड देन इट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, दैट इज अ मेजर इशू विद द लीन जो है डायबिटीज। अब ये लीन डायबिटीज को लो BMI डायबिटीज भी कहते हैं, है ना, ये भी इसका एक टाइटल है ना। तो एक थोड़ा सा इशू है कि एक्चुअली जो है जेनेटिक एलिमेंट से ज्यादा न्यूट्रिशनल एलिमेंट और थ्रिप्टिक जीन्स, इसका कॉम्बिनेशन में ये हमें देखने को मिलता है। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्स आर लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप रोज न्यूज पढ़ रहे हो, बड़ा पॉपुलर न्यूज है। छोटे छोटे बेट है साउथ चाइना सी में, आपको नाम दिए गए हैं, आपको चूज करना है कौन से जो आइलैंड्स है या रीफ है जो साउथ चाइना सी में। मिशिप, गैवेन, कॉर्टेरॉन, सुबी और पैलंकार। क्लिक करें, आपने किया, फास्ट, हरी अप। यस, आंसर इज सी, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। आप बोलेंगे सर पैलंकार, नहीं नहीं भाई, इससे कंफ्यूज ना हो, पी से रिलेटेड वहां पे है भाई, है कोई तो भी है, लेकिन पी से रिलेटेड पैलंकार नहीं है। पैलंकार ये तो कैरिबियन रीफ है, कैरिबियन आइलैंड है, नियर मेक्सिको, मेक्सिको के पास है। ठीक है, ये पी से कौन सा है देख लेते भाई, मैप में कौन सा है, देखो कौन सा है, ये देखो पैरासेल आइलैंड्स, ध्यान में आया। ओके, बाकी आइलैंड भी देख लो भाई, है ना, ये फेरी क्रॉस है ना, उसमें बाद में हॉगेज है, जॉनसन है, बाकी भी आइलैंड देख लो कौन से कहा है। कभी कभी ऐसा भी में आप आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो नाथुना आइलैंड्स, यहाँ पे नाथुना आइलैंड्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 डैश लाइन मैरीटाइम क्लेम, ये भाई इतना पूरा एरिया मेरा है भाई। अरे कैसा हो सकता है भाई, इधर इंडोनेशिया, मलेशिया है, फिलीपाइंस है, उसके अगल बगल है, और ये कहाँ चाइना और कहाँ से कहाँ सोच, अरे बाप रे, खतरनाक काम है ना। ड्रैगन इज रोरिंग, कठिन काम है। चलो, फिलीपाइंस टू अफोर्ड द साउथ चाइना सी रूलिंग, फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट जो फर्डिनांड मार्कोस जूनियर है, उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल रूलिंग है बीजिंग के कॉन्टेक्स्ट में, जो साउथ चाइना सी पर अपना हक जताता है, जो 2016 में
इंटरनेशनल जो है यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग जो है, इन्होंने कहा कि भाई बीजिंग का जो क्लेम है वो बेसलेस है। ये जो है फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट बोलते कि हम इनको ये रूलिंग को हम मानते हैं, अफोल्ड करते हैं, मनीला के अपने मैरीटाइम्स राइट है वो हम डिनाई नहीं करते हैं और हमारा हक जो है हम बचा करेंगे। अब इस पर क्लेम करने वाले सभी लिटरल स्टेट्स है, फिलीपाइंस है, ब्रूनी है, मलेशिया है, ताइवान है, वियतनाम है। तो इसके ऊपर इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ भी है भाई कि कौन सा एरिया किसका रहेगा। अभी ये चलते रहता है। चाइना नाउ इज बीइंग डोमिनेटिंग क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। साउथ चाइना सी ये स्ट्रैटेजिक एरिया है, स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम जोन है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है और साथ में मिनरल रिसोर्सेज भी यहाँ पे मिलते हैं। जबरदस्त ट्रेड यहाँ से होता है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, कौन सी रिपोर्ट मूडीज इन्वेस्टर सर्विस पब्लिश करते हैं? ग्लोबल मैक्रो आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, मैक्रो एंड स्ट्रैटेजिक आउटलुक, कौन सा करते हैं भाई? क्लिक किया मैं कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं जल्दी। यस, आंसर इज ए ग्लोबल मैक्रो आउटलुक। ये मूडी जो है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, इट्स अ इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये करती है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है? तो ऑब्वियसली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश बाय IMF, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बाय द वर्ल्ड बैंक, एंड मैक्रो एंड स्ट्रेटेजी आउटलुक बाय मॉर्गन स्टैनले, है ना। तो थोड़ा सा ये सेम है तो थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है, कभी कभी पूछ सकते हैं। दोस्तों न्यूज में क्यों है भाई? तो मूडीज पैरिस इंडिया 2022 ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 8.8। भाई पहले मार्च में जो है, मार्च में तो मूडी ने मस्त चमका दिया था, इंडिया को कहा था 9.1% रहेगा, अभी धड़ से नीचे उतार दिया 8.8। अब रीजंस भी बताएंगा भाई, है ना। तो रीजंस क्या है? राइज इन क्रूड ऑयल, फूड एंड फर्टिलाइजर प्राइजेस, इसी वजह से हाउस होल्ड फाइनेंस और स्पेंडिंग पर जबरदस्त बर्डन बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली ये जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, इट विल कर्ब द ग्रोथ। अब टू कर्ब द इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा दिए गए। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो रिकवरी मोमेंटम स्लो हो जाएगा भाई, और इसी वजह से देखो कैसा भयानक प्रॉब्लम होता है, और इसी वजह से जो ग्रोथ है वो कम कर दिया गया है। अब जो कोशिश हो रही है ना, इन्वेस्टमेंट साइकिल को स्ट्रेंथ करने की, ये स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ, लार्ज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंटेंशंस अनाउंस बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर, हाई बजट एलोकेशन टू कैपिटल स्पेंडिंग, ये कुछ राहत दे सकते हैं, लेकिन कहाँ तक? और ये जो है फूड फर्टिलाइजर, ये कब तक संभालते हैं? क्योंकि उधर रशिया यूक्रेन वॉर ही चल रहा है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन जबरदस्त डिस्टर्ब है। ऐसे कंडीशन में काफी कुछ असर गिर सकता है, बिकॉज इंडिया इज नाउ ग्लोबलाइज भाई। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन समझ लो। ऑल द बेस्ट दोस्तों।